माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को मराठी सिखलाने का जो अभियान चल रहा था, उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया हमारे ऑटो चालकों ने, रिक्शा चालकों ने, टैक्सी चालकों ने। फिर भी कुछ परसेंटेज ऐसे थे जो नहीं सीख पाए। अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, खासकर 12 अगस्त के जीआर की वजह से, कि 1 महीने के अंदर उनको सीखना ही सीखना है और नहीं सीखेंगे तो उनके लाइसेंस और ये सब जब्त हो जाएगा, उनके खिलाफ फाइन लगाया जाएगा। उससे एक हैवक क्रिएट हो गया था पूरे मुंबई में। ऑटो वाले लोग बहुत परेशान थे। ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी सामने से आते हैं, क्योंकि हम भी बार बार कह रहे थे कि भाई एकदम से इतना तलवार मत लटकाइए और थोड़ा प्रेम से सीखना चाहिए, प्रेम से सिखाना चाहिए। खुद हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी ने बार बार कहा है कि मराठी भाषा सख्ती से नहीं, भक्ति से सीखनी चाहिए और प्रेम से सीखना चाहिए, दबाव डाल के नहीं, जोर ज़बरदस्ती करके नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की है कि आने वाले 1 साल तक का हमें समय सीमा बढ़ाकर दे रहे हैं और इसमें जो रह गए हैं वो लोग सीखें बिल्कुल। और मैं भी चाहूँगा कि सभी हमारे जो ऑटो चालक रह गए हैं उन लोग मराठी की जो काम चलाऊ जानकारी है उससे उतना ज्ञान अर्जित करें। और चूँकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा यहाँ की मूल भाषा है, मराठी संस्कृति है, मराठी अस्मिता है, उसका एक सम्मान होना चाहिए। तो उसको सम्मान देने के दृष्टिकोण से और लोगों के साथ संवाद करने के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर जो लोग रह गए हैं वो आने वाले 1 साल में मराठी भाषा सीख लेंगे। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं आप ही के पार्टी के प्रताप सरनाइक और बाकी ये नाराजगी जताई जा रही है शिवसेना की तरफ से कि मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी नहीं दी और अचानक से इस तरह से घोषणा कर दी। मुझे नहीं लगता कि इस बात में ये एक महज अफवाह है, इस बात में कोई दम नहीं है। देखिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक जी दरअसल क्या कर रहे हैं, ये शिवसेना की एक पुरानी भूमिका है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे और जब उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी 1966 में, तब से महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मान सम्मान के लिए और मराठी भाषा के स्वाभिमान के लिए लगातार लड़ते रहे। उनका विशेष आग्रह हमेशा से रहा कि महाराष्ट्र में अगर हैं तो मराठी भाषा सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। ये उनका भाषा के प्रति एक प्रेम है, लगाव है। इसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए परिवहन मंत्री जी ने सरकार के यहाँ यह कार्यक्रम शुरू किया और यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से चला, बहुत कामयाबी के साथ चला। और भारतीय जनता पार्टी भी मराठी भाषा के सम्मान के खिलाफ नहीं है। हाँ, कुछ अड़चनें आ रही थी, लोगों में नाराजगी थी, लोगों में डर था। लोग जिस तरीके से आरटीओ वालों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, उनके लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, उनके बैज जब्त कर रहे हैं, उनके परमिट रद्द करने का धमकी दे रहे हैं, उनको फाइन मार रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। तो इससे निकलने के लिए और अंततः एक गरीब आदमी जो है उसको रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी है, उसका रोजगार छीनना हमारा हमारा काम नहीं हो सकता। तो उसमें से बीच का रास्ता निकालते हुए कि मराठी भाषा का मान सम्मान भी रहे और किसी गरीब की रोजी रोटी हम न छीने, यह भी सुनिश्चित किया जाए। जिस तरह से जो त्रासदी हुई नेपाल में, इसमें कहा जा रहा है कि 1400 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, 290 इंडियन जो है वो मिसिंग है, डेथ का आंकड़ा कुछ 400 के ऊपर है। क्या नेपाल में एक भयंकर प्रलय आया है और उस प्रलय में बड़े पैमाने पर कहते हैं 200-250 के आसपास लोगों की जान चली गई है। 1000-1500 के लोग के आसपास लोग अभी तक उसमें मिसिंग हैं। बड़े पैमाने पर लोग गए थे कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने के लिए और जहाँ पर प्रलय आया है बिल्कुल उसी वहीं से मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही थी। तो बड़े पैमाने पर जो भारतीय शिव भक्त हैं, तीर्थयात्री हैं, वो भी मिसिंग है। उनमें से कुछ लोगों की डेथ हुई। महाराष्ट्र के भी बहुत सारे लोग हैं। हमारी पार्टी की तरफ से उनको मदद करने की दिशा में प्रयास शुरू हो गया है। तो इस त्रासदी से हमको कुछ सीखना चाहिए। सीखने वाली बात यह है कि जो इस महाप्रलय के कारणों को जो ढूंढा जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि संभवतः चीन ने कुछ गांव बसा दिए थे ग्लेशियर के बीच। ऊपर पहाड़ों पे ग्लेशियरों को तोड़ करके उनकी जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसको हटा करके उसको नष्ट करके उन्होंने अपने गांव बसाए, जिसकी वजह से हमारे वहाँ के ग्लेशियर सब गुस्सा गए और झीलों में एक प्रकार का एक आलोड़न विलोड़न हुआ और बड़े पैमाने पर ग्लेशियर टूटे और वो एक पानी की धार बनकर पूरा का पूरा जो पहाड़ के नीचे का जो प्लेन एरिया था उसको बहा कर ले गया। तो ये एक अरसे से इस प्रकार की बातें कही जा रही है पूरी दुनिया में कि जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो प्रकृति की कीमत पे ना हो।
जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का सम्मान करती है, उन व्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाए बगैर विकास की योजनाओं को लागू करना चाहिए, वरना जो नेपाल में हुआ है वो कहीं भी हो सकता है।